हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की एक्सरसाइज करते हैं। तो एनसीईआरटी के प्रॉब्लम है। शुरुआत में तो बहुत आसान क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग। तो वाटर के लिए दो हाइड्रोजन के एटम है, एक ऑक्सीजन का है, तो इनके मुझे एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। तो 2 × 1 + 16 ये 18 हो गया। कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 है, तो 12 + 2 × 16 ये 44 हो गया। और मीथेन के लिए 12 + 4 × 1 ये +9 है, ये 16 ग्राम्स पर मोल हो गया। तो ये तो आप आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। तो जब मुझे मास परसेंट कैलकुलेट करना है तो मैं कोई बेसिस ले सकता हूं। यहां पर मैं एज्यूम करूंगा, लेट अस टेक 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट। तो अगर मेरे पास सोडियम सल्फेट का 1 मोल है तो इसमें सोडियम 2 मोल होंगे, सल्फर 1 मोल होगा और ऑक्सीजन के 4 मोल्स होंगे, जिनका मास 2 × 23 ग्राम 46 ग्राम सोडियम हो जाएगा, 32 ग्राम सल्फर हो जाएगा और 4 × 16 64 ग्राम्स ऑक्सीजन हो जाएगा। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इसका एटॉमिक मास 23, इसका 32 और इसका 16 आपको पता है। तो अब तीनों चीज़ों का मास का रेशो मुझे मिल गया 46, 32 और 64। तो टोटल मोलर मास हो गया 46 + 32 + 64, ये 142 हो जाएगा। तो इसका मतलब 142 ग्राम में 46 ग्राम सोडियम है, 32 ग्राम सल्फर है और 64 ग्राम ऑक्सीजन है। तो फिर जो इनके मास परसेंट हो जाएंगे वो 46/142 × 100, 32/142 × 100 और 64/142 × 100 हो जाएंगे। सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन। तो आयरन का एटॉमिक मास 56 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, विच है 69.9% आयरन एंड 30.1% ऑक्सीजन बाई मास। तो अगर मैं टेबल बनाऊं जैसे मैं एम्पेरिकल फॉर्मूले के लिए बनाता था, तो ये मेरे पास आयरन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया। हम 100 ग्राम ऑक्साइड लेंगे तो इसमें 69.9 ग्राम आयरन है और 30.1 ग्राम ऑक्सीजन है। अब मैं 69.9 को अगर मोल्स में कन्वर्ट करना चाहूँ तो इस 69.9 को 56 से डिवाइड कर दूंगा, और ऐसे ऑक्सीजन को अगर मोल्स में कन्वर्ट करना चाहूँ तो इस 30.1 को 16 से डिवाइड कर दूंगा। डिवाइड करने के बाद आयरन और ऑक्सीजन के मोल 1.25 और 1.88 आ जाएंगे। अब अगर इनका रेशो लूँ, मोलर रेशो, तो इन दोनों नंबर्स को मैं 1.25 से डिवाइड कर दूं तो जो रेशो आ जाएगा वो अप्रॉक्सीमेटली 1:1.5 आ जाएगा, जो कि 2:3 के इक्विवेलेंट है। इसलिए इस कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला Fe2O3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग मास रेशो, मास परसेंट से मास और मास से मोल और मोल से मोल का रेशो निकाल करके एम्पेरिकल फॉर्मूला डराइव कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड बाई 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। तो अगर मैं कार्बन के कंबस्शन का रिएक्शन लिखूं तो रिएक्शन है कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2। तो इसका 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 1 मोल CO2 देता है। तो अगर उन्होंने कहा 1 मोल कार्बन इज बर्न्ट इन एयर, तो यहाँ पर ऑक्सीजन मेरा एक्सेस रिएजेंट है एयर में, तो जितना चाहो उतना ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर मैं एज्यूम कर लूँगा कि मेरा 1 मोल जो कार्बन है ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो अगर मेरे पास 1 मोल कार्बन है तो ये मुझे 1 मोल CO2 देगा, जिसकी वैल्यू 44 ग्राम हो जाएगी। ये पार्ट 1 का आंसर हो गया। पार्ट 2 में मेरे पास
1 मोल कार्बन है और मेरे पास 16 ग्राम डाई ऑक्सीजन है विच इज 0.5 मोल ऑफ O2। तो यहाँ पर ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, इसलिए जो CO2 बनेगी वो ऑक्सीजन उसका अमाउंट कंट्रोल करेगा और मेरे को सिर्फ 0.5 मोल CO2 मिलेगी जिसकी वैल्यू 22 ग्राम्स हो जाती है। तो सेकेंड पार्ट का आंसर 22 ग्राम हो गया। और थर्ड पार्ट में कह रहे हैं कि मेरे पास 2 मोल्स ऑफ कार्बन है और फिर 16 ग्राम ही ऑक्सीजन है, यानी कि अभी भी 0.5 मोल ही है। तो अभी भी ऑक्सीजन मेरा लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा, अभी भी 0.5 मोल CO2 ही मिलेगी जो कि 22 ग्राम्स ही होगी। तो इसका आंसर भी 22 ग्राम्स रहा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वा सोल्यूशन। तो ये मोलैरिटी जो होती है ये मोल्स बाई वॉल्यूम इन लीटर होती है। तो यहाँ से जो मेरे मोल्स आ जाएंगे इसकी वैल्यू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम आ जाएगी, विच विल बी 0.375 मोलैरिटी और 500 ml को मैं 0.5 लीटर्स लिख सकता हूँ, तो इनटू 0.5 आ जाएगा। इतने मोल्स हैं। अब मुझे इतने मोल्स अगर सोडियम एसिटेट के चाहिए जिसका मोलर मास 82.0245 है, तो मास इज इक्वल टू मोल इनटू मोलर मास। तो इसकी वैल्यू 0.375 इंटू 0.5 इंटू 82.0245 हो जाएगी। कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेना, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर in a sample which has density of 1.41 gram per ml and has a mass percent of nitric acid in it being 69%। तो इस तरह के प्रॉब्लम करने के लिए मैंने तुमको सिखाया था कि हम बेसिस ले लेंगे। चूंकि मुझे मोल्स पर लीटर ऑफ नाइट्रिक एसिड निकालना है तो मैं एज्यूम करूंगा लेट अस टेक 1 लीटर ऑफ नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन HNO3 सोल्यूशन, और किसी तरीके से इसमें मुझे मोल्स ऑफ HNO3 कितने हैं ये सॉल्व करके निकाल लेना है। तो मेरे पास अगर 1 लीटर नाइट्रिक एसिड है तो मैं अगर यहाँ पर देखूँ तो 1 लीटर से कन्वर्ट करने के लिए इन्होंने मुझे डेंसिटी दे दी है। तो 1 लीटर HNO3 इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर इंटू 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर, यानी कि ये 1410 ग्राम सोल्यूशन हो गया। बिकॉज की डेंसिटी 1.41 है तो 1410 ग्राम ऑफ सोल्यूशन हो गया। इस 1410 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में 69% नाइट्रिक एसिड है। तो मास ऑफ नाइट्रिक एसिड इन 1 लीटर सोल्यूशन, इसकी वैल्यू हो गई 1410 इंटू 0.69। और जब मेरे पास मास ऑफ नाइट्रिक एसिड हो गया तो मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड इन 1 लीटर सोल्यूशन, ये जो भी मेरे पास मास है इसको मैं मोलर मास से डिवाइड करूंगा। तो अगर मैं HNO3 को देखूं तो HNO3 का मोलर मास 1 + 14 + 3 इंटू 16 होता है। तो ये 48 और 15 ये 63 हो गया, तो डिवाइडेड बाई 63 ये मेरे मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड हो गए इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, जो कि बेसिकली मोल्स पर लीटर में ही कंसंट्रेशन हो गया। तो यही मेरी मोलैरिटी हो गई। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेना। तो फिर से अगर इसको समराइज करूं तो आइडिया क्या था, मुझे मोल्स पर लीटर में कंसंट्रेशन चाहिए था, तो मैंने 1 लीटर चीज़ अज्यूम कर ली और मुझे किसी तरीके से कितने मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड ये निकालना है। 1 लीटर से डेंसिटी थी इसलिए मैंने मास ऑफ सोल्यूशन निकाल लिया और फिर मास परसेंट से मास ऑफ नाइट्रिक एसिड निकाल लिया और फिर मोलर मास से मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। तो ये यूनिटरी मेथड वाला सवाल है। कॉपर का एटॉमिक मास जो होता है वो 63 पॉइंट समथिंग होता है, पर हम इसको यहाँ पर 64 ले रहे हैं जस्ट फॉर इजी कैलकुलेशन। सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। तो यहाँ पर 16 इंटू 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होंगे। तो इसका मतलब जिसका मोलर मास हो जाएगा
वो 64 प्लस 32 प्लस 64 जो कि 160 ग्राम हो जाएगा। तो 160 ग्राम कॉपर सल्फेट में 64 ग्राम कॉपर है, और ये मुझसे पूछ रहे हैं 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना कॉपर निकलेगा। तो 64/160 इंटू 100 आ जाएगा, जो कि 40 ग्राम्स के आसपास होता है। यहाँ पर मैंने कॉपर का एटॉमिक मास 64 ले लिया है। अगर 63 पॉइंट समथिंग जो होता है, अगर आप वो एक्यूरेट करोगे तो ये थोड़ा सा नंबर चेंज हो जाएगा, बट हार्डली मैटर्स। कंसेप्ट को समझने के लिए 40 ग्राम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर, अरे ये क्वेश्चन जो है ये पहले हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं इसमें आयरन ऑक्साइड का, तो मैं ऑलरेडी एनसीईआरटी में गड़बड़ हो गई, इन्होंने एक क्वेश्चन 2 बार रिपीट कर दिया, तो ये मैंने जैसे भी पहले किया था वैसे ही इसको कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कैलकुलेट द एटॉमिक मास, यानी कि एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स अवेलेबल हैं जिनकी नेचुरल अबंडेंस 75.77% और 24.23% है। अब ये जो नेचुरल अबंडेंस है ये एक्चुअली मोल परसेंट है। इसका मतलब अगर मैं 100 मोल्स ऑफ क्लोरीन लूँ, अगर मैं 100 मोल्स ऑफ क्लोरीन लूँ तो उसमें 75.77 मोल्स क्लोरीन 35 के होंगे और 24.23 मोल्स क्लोरीन 37 के होंगे। तो जो टोटल मास हो जाएगा इस 100 मोल ऑफ क्लोरीन का, एक क्लोरीन है Cl है, वो जाएगा 75.77 इंटू 34.969 प्लस 24.23 इंटू 36.9659। इन दोनों को ऐड कर लेंगे और पूरे नंबर को 100 से डिवाइड कर देंगे। तो इसका मतलब एवरेज मोलर मास इज इक्वल टू 75.77 इंटू 34.9689 प्लस 24.23 इंटू 36.9659। ये टोटल मास हो गया इन 100 मोल्स का, और डिवाइडेड बाई 75.77 प्लस 24.23, ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो गए जिसकी वैल्यू 100 हो जाती है, तो डिवाइडेड बाई 100 हो गया। तो 2 अलग अलग टाइप के क्लोरीन थे, उनके मोल्स पता थे, उनके मोलर मास पता थे, उनको मल्टीप्लाई करके दोनों का अलग अलग मास निकाल लिया, दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल मास हो गया, डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स कर लिया, तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं इन 3 मोल्स ऑफ ईथेन कैलकुलेट फॉलोइंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स। तो हर मोल में 2 हैं, इसलिए इसकी वैल्यू 3 इंटू 2 6 हो जाएगी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो हर मोल में 6 हैं, इसलिए 3 मोल में 3 इंटू 6 18 हो जाएगा। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ईथेन, तो एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे इथेन के। यहाँ पर मोल्स पूछ रहे थे इसलिए मैं सिंपल मोल्स बता रहा था, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कर दिया इसलिए मुझको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ गया। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ शुगर। शुगर का फॉर्मूला दे रहे हैं C12H22O11 इन मोल पर लीटर if 20 ग्राम आर डिजॉल्व इन एनफ वाटर टू मेक अ फाइनल वॉल्यूम अप टू 2 लीटर्स। तो मेरे पास मास गिवन है और वॉल्यूम गिवन है और मुझे मोल पर लीटर चाहिए, तो मैं किसी तरह से मास को मोल्स में कन्वर्ट कर दूंगा और वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा। तो मास से मोल में कन्वर्ट करने के लिए मुझको C12H22O11 का मोलर मास चाहिए होगा, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 16, तो ये 144 प्लस 22 प्लस 16 इंटू 11 176 हो गया। ये 166 प्लस 176 हो गया, तो ये 342 ग्राम्स पर मोल हो गया। तो इसका मतलब जो मोल्स ऑफ शुगर हो गई वो 20/324 मोल्स हो गई, इसलिए मोल्स पर लीटर जो हो जाएंगे वो 20/324 इंटू 2 हो जाएंगे। कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं द डेंसिटी ऑफ मेथनॉल इज 0.793 किलोग्राम पर लीटर, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग
2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.25 मोलर सोल्यूशन। तो मुझे मोलैरिटी दे दी है और वॉल्यूम दे दिया है, तो मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, जो कि 2.5 इंटू 0.25 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 0.625 हो जाएगी। तो मुझे 0.625 मोल्स ऑफ मेथनॉल चाहिए। अब इसकी डेंसिटी 0.793 किलोग्राम पर लीटर है। तो मुझे फाइनल वॉल्यूम निकालनी है। तो मेरे पास मोल्स आ गए, मोल्स से मैं मास ऑफ मेथनॉल निकाल लूँगा, और मास ऑफ मेथनॉल हो जाएगा 0.625 इंटू मोलर मास। तो मेथनॉल का फॉर्मूला CH3OH होता है। इसका मोलर मास 12 प्लस 4 हाइड्रोजन और प्लस 16 हो जाता है। तो ये 32 ग्राम पर मोल है। तो ये 0.625 इंटू 32, ये 20 ग्राम मास ऑफ मेथनॉल हो गया। तो मुझे 20 ग्राम मेथनॉल चाहिए और डेंसिटी 0.793 किलोग्राम पर लीटर है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाई डेंसिटी। मास इसका 20 है, और जो किलोग्राम पर लीटर होती है यही ग्राम पर मिलीलीटर होती है। तो अपॉन 0.793 कर दूंगा, तो इतने मिलीलीटर आ जाएगा। कैलकुलेट करके इसकी भी वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं प्रेशर इज डिटरमाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, इज एज शोन बिलो। 1 पास्कल इज 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो मुझे पता ही है। इफ मास ऑफ एयर एट सी लेवल इज 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल। तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया पे 1034 ग्राम एयर का मास है, इसको मैं 1.034 किलोग्राम कह सकता हूँ, और इसको मैं 1.034 इंटू 9.8 न्यूटन कह सकता हूँ। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे 1.034 इंटू 9.8 न्यूटन का फोर्स अगर लग रहा है, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ये 1.034 इंटू 9.8 न्यूटन अपॉन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को मैं 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो कैलकुलेट करके यहाँ से प्रेशर कैलकुलेट कर लेना। ये 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁵ पास्कल्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं व्हाट इज SI यूनिट ऑफ मास। मास की SI यूनिट किलोग्राम होती है। हाउ इज इट डिफाइंड। तो ये स्टैंडर्ड एक प्लेटिनम इरिडियम का मास रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज SI यूनिट ऑफ मास। तो एक किलोग्राम होती है। हाउ इज इट डिफाइंड। तो एक स्टैंडर्ड प्लेटिनम इरिडियम का मास रखा हुआ है, उसी को स्टैंडर्ड मान करके हम लोग उसे 1 किलोग्राम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में मैच द फॉलोइंग कह रहे हैं। तो माइक्रो 10⁻⁻6 होता है, टेका 10 होता है, मेगा 10⁻6 होता है, जीगा 10⁻9 होता है, फेमटो 10⁻15 होता है। तो फैक्ट बेस्ड है, इसको बुक से देख लेना, और बल्कि अगर इसमें डाउट हो तो और जो रेशोज हैं वो भी देख लेना। तो इस तरीके से हम लोग अभी इस NCERT एक्सरसाइज का पहला पार्ट खत्म करते हैं। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।